नाउ थर्ड नेशन दैट इज न्यूजीलैंड। आज मैंने पहले बोल दिया था, आज आईआर ही देखेंगे हम और की आउटकम्स ही हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो हमने फाइनली इंडिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया एंड अब यहाँ पे आ चुके हैं दैट इज न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की भी बात करें, ये वाला पार्ट आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ नहीं साउथ ईस्ट पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है। बीच में तास्मान सी आएगा ये वाला और वहीं से सेपरेटेड है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो थोड़ा सा इसको मैप पे डिटेल में देख लेते हैं। और कैपिटल इज वेलिंगटन और ये जो विजिट हुआ ये हुआ ऑकलैंड में। तो वहां पे जब वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का तो न्यूजीलैंड का भी एक ट्रेडिशन रहा है और वो क्या टर्म आती है, माओरी। ठीक है, माओरी टाइप ऑफ वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, अगेन आप सारे देख चुके हो तो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड करा है। ठीक है, माओरी ट्रेडिशन तो मतलब एक वार्म वेलकम हुआ। और यहाँ से क्या दिखता है हमको, कल्चरल डिप्लोमेसी कि दोनों ही कंट्रीज में कहीं ना कहीं कल्चर को आज भी हाईलाइट किया जाता है, मतलब वो जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है फ्रॉम पास्ट उसको दिखाया जाता है। अब यहाँ पे स्टार्स की कॉन्स्टिलेशन बनती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार जैसे आप स्टार्स की शेप देखते हो ना, बियर शेप मिलती है एंड ऑल, वैसे ही ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड की अगर बात करें वहां पे चल रहा है इस टाइम पे स्टार कॉन्स्टिलेशन ऑफ मैटरिकी। ये स्टार कॉन्स्टिलेशंस हैं, बस ऐसे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जोड़ना है। एंड इंडिया के केस में चल रहा है कृतिकिया या कृतिका भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्टार कॉन्स्टिलेशन है ये दोनों सेम है, बस टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है इन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। टर्म्स याद रखना बस, वो जो स्टार के कॉन्स्टिलेशन है वास्तु या एस्ट्रो पढ़ने मत बैठ जाना कि कैसे बनता है, मेरे ग्रह लगेंगे इस बार की नहीं लगेंगे, वैसा नहीं देखना है। तो ये स्टार कॉन्स्टिलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो दोनों ही कंट्रीज के सेम है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है एज पर द ट्रेडिशन। अब चलते हैं टुवर्ड, यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है दैट इज कुक स्ट्रेट जो नॉर्थ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड को सेपरेट करती है फ्रॉम साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। और दो वाटर बॉडीज जो कुक स्ट्रेट कनेक्ट करती है, एक तरफ है तास्मान सी और दूसरी तरफ आ गया पैसिफिक ओशन। अब चलते हैं टुवर्ड की आउटकम्स, क्या क्या निकल के आई विद न्यूजीलैंड। थोड़े टाइम पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी फोकस करा था एंड उसी के ऊपर आज क्रिटिसिज्म भी आ रखा है। तो पहले हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, की आउटकम्स के ऊपर। नंबर 1 इज 2030 का रोड मैप हमने इंडिया और न्यूजीलैंड ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे डिजाइन करा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब दोबारा से अगर आपने वाटर बॉडीज देखी आसपास में, पैसिफिक रीजन आ गया तो पैसिफिक ओशन की इंपॉर्टेंस है अपने में ही। एंड ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साउथ ईस्ट लोकेशन पे लोकेटेड है न्यूजीलैंड, तो इंपॉर्टेंस वैसे भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज ट्रेड, कॉमर्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एग्रीटेक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड टूरिज्म। मतलब ओवरऑल जितने भी एरियाज आप आईआर के अंदर पढ़ते हो सभी के ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करी गई है। तो पहला तो बिल्कुल बेसिक ही था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सेकंड आ जाओ, अब वाटर बॉडी के आसपास ही है न्यूजीलैंड भी, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड दोनों ने बोला हम रूल बेस्ड जो वाटर सिक्योरिटी है, वाटर का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसी को कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, वहां पे भी मैरीटाइम कोऑपरेशन रहेगी। नेक्स्ट आ गया जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और न्यूजीलैंड का रहा, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, वन इज हाइड्रोग्राफी एंड सेकंड इज नॉटिकल। हाँ, ओशिनोग्राफी आना है, पर यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया, नंबर 1 इज हाइड्रोग्राफी एंड दूसरा है नॉटिकल कार्टोग्राफी। कार्टो वर्ड आता है, मैप्स के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ, हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है कि आपने क्या किया, जितने भी सी बेड पे फीचर है, कहीं पे माउंटेन बनी होगी, कहीं पे ट्रेंच बना होगा, कहीं पे कुछ बना होगा, मतलब जैसी पहाड़ियां आपको सरफेस पे दिखती हैं वैसी पहाड़ियां आपको शायद पानी के नीचे भी दिख सकती हैं। हाइड्रोग्राफी मतलब ये जो सी बेड फीचर हैं इनको स्टडी करना। एंड नॉटिकल कार्टोग्राफी क्या हो गया, तो नॉटिकल माइल्स में आप पानी के अंदर डिस्टेंस को मापते हो। कार्टोग्राफी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है मैप बनाना। तो वो जो सर्वे करा ना आपने हाइड्रोग्राफी के अंदर कि सी बेड फीचर क्या है,
कौन सा एरिया कितने लोकेशन पे लोकेटेड है, उसी को मैप के ऊपर ड्रॉ करना इज नॉटिकल कार्टोग्राफी। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ओशिनोग्राफी अगर यहाँ पे लिखा है तो फिर आप फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल लेवल पे वाटर बॉडीज को अंडरस्टैंड करते हो, स्पेशली ओशन। हाइड्रोग्राफी सबके साथ जुड़ा हुआ है, रिवर्स के साथ जुड़ा है, सीज के साथ जुड़ा है, कैनाल्स के साथ जुड़ा है, ओशन के साथ भी जुड़ा है, पर वहां पे हम क्या करते हैं, फीचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ओशिनोग्राफी में टेम्परेचर के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है वाटर बॉडी के अंदर, देन पीएच में चेंज आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है, वो सारा कहाँ पे पढ़ते हैं, ओशिनोग्राफी। बट नॉटिकल कार्टोग्राफी इज डिफरेंट। हाइड्रोग्राफी से जो भी आपने डेटा लाया, उस डेटा को अब आप क्या करोगे, मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज नॉटिकल कार्टोग्राफी। तो उसके ऊपर भी एक अरेंजमेंट कोऑपरेशन की साइन करी गई है कि ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे नेविगेशनल चार्ट्स की, हाइड्रोग्राफिक डेटा को शेयर करेंगे ताकि जो नॉटिकल कार्टोग्राफ हैं उनको ठीक से हम डेवलप कर सकें। टेक्निकल कैपेसिटी रहेगी ट्रेनिंग और डेटा शेयरिंग के थ्रू, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करा, जो पहले सीख लेगा वो दूसरे को सिखा देगा। नेक्स्ट आउटकम जो यहाँ पे निकल के आई वो इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड की डिफेंस फोर्सेस के बीच में आया। दोबारा से वही कि हम डिफेंस एक्सरसाइजेस भी करेंगे ताकि जो हमारे डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज काउंटर टेररिज्म, एक वर्किंग ग्रुप के ऊपर बात करी, और यहाँ पे एक टास्क फोर्स भी है जो यहाँ पे लिखी नहीं है, कंबाइंड टास्क फोर्स। ये कल आया था संडे वाले आर्टिकल पे, कंबाइंड टास्क फोर्स 150। मैं एक बार आपको स्निपेट दिखा देती हूँ, उस पर लिखा भी है ये मेरे ख्याल से, हाँ वो है टॉप पे, कंबाइंड टास्क फोर्स 150। ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल में इसमें मेंशन नहीं करा है, जस्ट लास्ट में देखते हैं इसको। फिर कंबाइंड टास्क फोर्स 150 बोला कि टेररिज्म की प्रॉब्लम से आज के टाइम पे इंडिया, इंडोनेशिया, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री देख लो, सारे सफर कर रहे हैं। तो ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है एंटी स्मगलिंग अप्रोच को अपनाने के लिए और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, तो ये टास्क फोर्स भी यहाँ पे रहेगी। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, ट्रांसनेशनल थ्रेट्स हैं, इवन प्रो खालिस्तान जो कंसर्न्स आज के टाइम पे इमर्ज हो रहे हैं, तो इंडिया ने बोला इंडोनेशिया को कि आप 5i अलायंस का मेंबर भी हो, तो हमें क्या है, खालिस्तान से रिलेटेड जो भी इंटेल चाहिए होगी आप शेयर हमारे साथ कर सकते हो। सॉरी इंडोनेशिया बोल दिया, न्यूजीलैंड, हाँ डेफिनेटली न्यूजीलैंड, सॉरी माय मिस्टेक। आज वासु ने डिप्लोमेसी खेली कि ऐसे करता हूँ मैं, ऐसे बोल देते हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, मैम को नहीं बोलना है। हाँ न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड इज मेंबर ऑफ 5i अलायंस। ठीक है, आगे आ रहा है 5i अलायंस, वहां पे थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कोऑपरेशन, यहाँ पे भी वो रही न्यूजीलैंड के साथ। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रेजिलियंस के ऊपर काम करना है। अगला एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यहाँ पे मैंने आपसे पहले पूछ लिया था कि अगर 3 टर्म्स हो तो आप कहाँ कहाँ पे पिक करोगे, तो डेयरी अगर सेक्टर आ गया, आंसर इज न्यूजीलैंड। टेक्निकल कोलैबोरेशन, नॉलेज एक्सचेंज, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी जाएंगी ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले, एंड सेकंड फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। अगला आउटकम आता है इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म को सपोर्ट करना, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, कल्चर के साथ हम जुड़े हैं, काफी सारे टूरिस्ट वहां के यहाँ आते हैं और इंडिया से न्यूजीलैंड भी जाते हैं। अगला है एक्शन प्लान ऑन स्पोर्ट्स के फील्ड में, साइंस, स्पोर्ट्स, मीडिया, मेडिसिन, सारी चीजें, क्योंकि डोपिंग की प्रॉब्लम इमर्ज करती है जहां पे भी स्पोर्ट्स आता है, तो उसको टैकल करना। ये अलग बात है कि जो डोपिंग की भी प्रोसेस है उसको कंपनसेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे एक एफर्ट डालने की बात करी है कि ऐसी डोपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। डिफरेंट स्पोर्ट्स की कैटेगरी बताई है जो प्रायोरिटाइज करे जाएंगे, रग्बा आ गया, रोइंग, एथलेटिक्स, गोल्फ, बॉल्स आ गया, तो ये सारी जो गेम्स रहेंगी इनके ऊपर बोला है कि हम एक्सचेंजेस कंडक्ट करेंगे, मतलब वहां के जो कोचेज होंगे यहाँ भी आएंगे, यहाँ के वहां भी जाएंगे, अगेन वही है, एक्सचेंज के ऊपर फोकस करा। अगला आता है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि इंडिया का आ गया लोथल में, वैसा ही सेम मैरीटाइम म्यूजियम न्यूजीलैंड में भी है, तो दोनों ने बोला कि हम कोलैबोरेशन करेंगे ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करा जा सके। मैरीटाइम हेरिटेज प्लस कल्चरल हेरिटेज दोनों पे फोकस कर रहे हैं। विकास भी विरासत भी, ये टर्म भी आप यूज कर सकते हो कि डेवलप भी बन रहे हैं, साथ में विरासत यानी कि हेरिटेज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। अगला जो आ गया दैट इज कल्चरल कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया की और न्यूजीलैंड की भी, तो दोनों ने कल्चरल इनिशिएटिव यहाँ पे लिए। अगला आता है बायलेटरल ट्रेड। अब बायलेटरल ट्रेड न्यूजीलैंड डॉलर 7 बिलियन और 35,000 करोड़ बाय 2030। एक न्यूजीलैंड डॉलर लगभग 57 रुपीज के आसपास है इस टाइम पर, तो वैल्यू वेरी कर सकती है, 57 से नीचे होगा, पॉइंट्स में होगा, तो इकोनॉमिक टाइज को शो कर रहा है। और इवन न्यूजीलैंड ने 20 बिलियन जो न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं उसकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी कंडक्ट करने को बोली है, दोनों को बेनिफिट मिला।
न्यूजीलैंड की जो कंपनीज हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई एक इतनी बड़ी कंट्री में जहां पे मार्केट ही बहुत बड़ी है। एंड दूसरी, इंडिया को क्या बेनिफिट मिला, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हुई। आईटी हब में भी आप देखते हो इंडिया का रैंक आता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो एक ये भी कोलैबोरेशन आएगी, नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, यूथ को भी बेनिफिट रहेगा। एंड सिर्फ आईटी सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं रखना है, यहाँ पे फार्मर्स भी रहेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहेंगे, एंटरप्रेन्योर्स भी रहेंगे, सारे एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटकम, मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। डायलॉग बोला है मतलब सिर्फ बातचीत है, डायलॉग आ गई तो बातचीत है। डिप्लोमेसी अगर आ गया तो रिलेशन भी मेंटेन करने हैं, तो उसकी तरफ बातचीत होती है। अगला आ गया आउटकम, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये हमने देख लिया, लोकेशन ही वैसी है कि वाटर्स के थ्रू भी हम कनेक्टेड है। और जो भी IWU, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, अनरेगुलेटेड तरीके से, इलीगल तरीके से कई बार फिशिंग करी जाती है तो उसको रोकना, तो उनके ऊपर भी एक ऑपरेशन इन्होंने करने को बोला है। नेक्स्ट आउटकम दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आज के टाइम पे इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग, बार बार आप पढ़ रहे हो, बायोफ्यूल को कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। अभी न्यूजीलैंड वगैरह में देखेंगे ना आप, वहां पे भी सस्टेनेबल मेथड डाले जा रहे हैं, पर जो उनकी ब्लेंडिंग है वो कम है इफ कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में कंपल्शन हुई है, आपके पास ऑप्शन कम अवेल कर दिए गए हैं ताकि आप उसको जल्दी अडॉप्ट कर लें। पर न्यूजीलैंड वगैरह में देखें अभी E15 के आसपास ही एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमसे कम है कंपेयर। बट स्टिल बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर इन्होंने काम करने को बोला है, टेक्नोलॉजी शेयर करी जा सके। अगला आ गया कीवी फ्रूट के ऊपर, तो यहाँ पे 2 एस्टेब्लिशमेंट करी जाएंगी, 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे कीवी फ्रूट को लेके, 1 एट नागालैंड, उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना इसको। कीवी फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर नॉलेज, कैसे आप टेक्नोलॉजी का बेटर यूज कर सकते हो, कैसे इसकी जो शेल लाइफ है उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, ये शेयरिंग होगी फ्रॉम न्यूजीलैंड टू इंडिया। तो फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छी इनकम यहाँ पे जनरेट हो सकती है। अगला आउटकम ओशन को लेके है, जैसे इंडिया का गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। जब भी आप सुनते हैं आर्कटिक रीजन या एंटार्क्टिका रीजन, यही वाली बॉडी इन्वॉल्व रहती है। वैसे न्यूजीलैंड का भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन रहेगा ताकि एंटार्क्टिका रीजन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एंड क्लाइमेट की वजह से क्या क्या चेंजेस वहां पे आ रहे हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। यहाँ पे एक सेगमेंट क्लाइमेट चेंज का टच करा। आफ्टर दैट लास्ट, हाँ ये इंडिया का है, गोवा। और जब आपने वो एंटार्क्टिका का पढ़ा था ना, मैत्री 2 स्टेशन, वहां पे भी यही बॉडी थी तभी लिखी हुई, यही देखते हैं सारा प्रोसेस, शिप को भेजना, टूरिज्म के पर्पज से भी इवन जब जाते हैं तो NCPOAR ही देखता है, गोवा बेस्ड। और जो एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा, ये है फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि जो एकेडमिक एक्सचेंज है वो दोनों कंट्रीज के बीच में हो सके। नाउ ये 2 चीजें 5I अलायंस का हमने यहाँ पे मेंशन करा, तो यहाँ पे कंट्रीज जो आएंगी, एक तो न्यूजीलैंड आ गया, देन US, UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये मेंबर्स हैं जो 5I अलायंस के अंदर आते हैं। 5I मतलब आंखों का काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर आपको इंटेल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रो खालिस्तान जो कंसर्न आज के टाइम पे इरप्ट करते हैं, तो इंडिया ने बोला कि हमारे साथ आप कोऑपरेट करना, क्योंकि आप 5I अलायंस का मेंबर हो। पर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर साइन नहीं करा गया है, वो जस्ट एक उम्मीद रखी गई है इंडिया ने फ्रॉम न्यूजीलैंड। एंड एक चीज जो ऊपर लिखी है दैट इज कंबाइंड टास्क फोर्स 150, तो जो भी नार्कोटिक स्मगलिंग, टेररिज्म, उसको लेके ये टास्क फोर्स के ऊपर काम किया, जो पीछे आपने पॉइंट भी पढ़ा। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड, इंडिया नहीं है, ठीक है, याद रखना इसको। ये इंडिया ने हाईलाइट करा कि आप हो तो हमें कभी इंटेल चाहिए होगी तो आप हमें देने में मतलब कृपया कोऑपरेट करें, तो उसके ऊपर फोकस करा हुआ है। हम नहीं है मेंबर, तभी आपने देखा पीछे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इसका मेंशन नहीं था, ये अलग से है। अब ये आता है क्रिटिसिज्म के ऊपर। अब बोला कि जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट्स पे जाते हैं बहुत ज्यादा तारीफ करता है एक सेगमेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करता है और एक रहता है न्यूट्रल, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा। अब बोला कि आपने बीच में आसियान का मेंशन करा, किसी ने पूछा भी कि आसियान का मेंबर तो है ही नहीं ना इंडिया ना ऑस्ट्रेलिया, तो हमने क्या देखा, आसियान एक तरह से इंटरमीडिएटरी दोनों के बीच में लाए कर रहा है। ऊपर की तरफ आएगा चाइना। अब अगर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें, आसियान का इंडोनेशिया इज एक्टिव मेंबर, तो आसियान के साथ ओवरऑल ट्रेड अगर देखें चाइना के साथ, तो चाइना की ज्यादा एक्टिव प्रेजेंस है, इंडिया की देखें कम है। अब यहाँ पे एक डेटा भी दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इंडिया ने जो अप्रोच अपनाई है आसियान के साथ अपने ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, पहले थी $7 बिलियन 2000 के टाइम पीरियड पे अगर देखें, 2025 में ये $125 बिलियन पे आ चुकी है।
ठीक, ये इंडिया का कॉन्टेक्स्ट आया। अब आते हैं राइवल की तरफ, तो उसका था 2000 में 40 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि अभी के टाइम पे देखें 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर ये इंक्रीज कर गया है। तो बोला सवांग पोर्ट तो ठीक है, सवांग पोर्ट के ऊपर तो कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, पर जैसे बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट हमारे हाथ से गया, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज ही इतने हुए, कोई कंस्ट्रक्शन करी नहीं गई, 1 डेकेड बीत गया उस कहीं ना कहीं सिग्नेचर जब से हो रखे थे। तो वैसी चीज अगर सवांग में भी वही एटीट्यूड इंडिया ने अडॉप्ट करा तो सिर्फ ये वर्बल रह जाएगा कि हमने बोला कि देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस कंट्री जाके आए, उस कंट्री जाके आए, पर इंप्लीमेंटेशन कितनी करी गई। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम की बात करी यहाँ पे, यूरेनियम की जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सिविल न्यूक्लियर डील है ये काफी पुरानी है, 2014 की है, मतलब डेकेड से ज्यादा हो गया, अभी 2026 चला है, 12 साल लगभग हो चुके हैं, पर अभी भी उसी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि सप्लाई चेन को रेजिलियंट करना है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज जो बोली, दैट इज ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया सिर्फ एज अ मार्केट एक्सेसर ही बन जाए दूसरी कंट्रीज के लिए कि इतनी बड़ी मार्केट है, अपना यहाँ पे फायदा हो सकता है। इंडिया को खुद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। ओवरऑल जो बांग्लादेश के आर्टिकल में आपने देखा था कि कहीं ना कहीं हम इंप्लीमेंटेशन में डिले कर देते हैं, सेम चीज आपने अफ्रीकन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में देखी थी, उन्होंने भी यही बोला था इंडिया बहुत ज्यादा डिले कर देता है कंस्ट्रक्शन करने में या इंप्लीमेंटेशन करने में। सेम एटीट्यूड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आसियान में जो इन्वेस्टमेंट है इस टाइम पे चाइना की तरफ से वो एक्टिवली इंक्रीज करती जा रही है। तो ये सबांग पोर्ट को कहीं ना कहीं हाईलाइट करा कि आपने तारीफ तो बहुत कर दी कि हमारे यूटी के पास में लाए कर रहे हैं, पर बांग्लादेश वाला जो लेसन था वो भी इंक्लूड करना है। इसमें बांग्लादेश वाला नहीं लिखा है, इसमें लिखा है वेरियस जो फेलियर इंडिया के हुए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ implementation, उसके ऊपर फोकस करें। सो डन फॉर द डे।